नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में बाजार के जादूगर। आज है वॉरेन बफेट का 89th बर्थडे, जिसको कि हम आज खास तरीके से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम उनकी कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे और उसको आप अपने पर्सनल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किन स्टॉक्स क्या स्टॉक्स हैं जो इस स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। वॉरेन बफेट जिन्होंने मार्केट गुरु कहे जाते हैं, बाजार के विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, मार्केट के जादूगर कहे जाते हैं, आज उनका 89th बर्थडे है और आज उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए, उन्होंने काफी सारे निवेश के आइडिया भी दिए हैं और उसके बाद काफी ज्यादा कमाई भी हुई है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज इस खास पेशकश में हमारे साथ पूरी टीम भी मौजूद है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अविनाश गोरशकर हमारे साथ है स्टूडियो में, और इसके साथ हमारी रिसर्च टीम भी इसमें आपकी मदद करेगी। अविनाश और देवांशी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। अविनाश, वॉरेन बफेट, जब इनकी बातें होती है तो काफी इंटरेस्टिंग बातें भी सामने आती हैं उनके लाइफ से जुड़ी, और काफी अच्छे कोट्स कहें, और अगर निवेशक और ट्रेडर उनके कोट्स को ही पढ़ लेना तो भी उनको एक काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा मार्केट को लेकर। तो आपको उनकी ऐसी कौन सी बातें पसंद है? मुझे लग रहा है कि वो बेसिकली ये कहते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट ना करे। जो चीज़ जो इन्वेस्टर को सीधी सादी समझ में आती है उसी में इन्वेस्ट करे, और सबसे बड़ी बात, टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को दे। वो काफ़ी समय अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं। हालांकि ये सब इन्वेस्टर्स पे डिपेंड है, लेकिन वो हर इन्वेस्टमेंट को फ्रक्टिफाई होने में काफ़ी लंबा समय देते हैं। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक यहाँ पे भी इंडिया में करता है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो ऐसे कारोबार में निवेश ना करें जो कि आपको समझ में ना आए, और ऐसे कारोबार में करें जिसको कि अगर आप उस कंपनी को अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें तो आप करीब 10 साल के लिए कम से कम होल्ड करें। वैसे वॉरेन बफेट तो जिस भी कंपनी में निवेश करते हैं कि 20-20, 25-25 साल के लिए होल्ड करते हैं, और उनका कहना है कि ऐसी कंपनी में करें अगर 10 साल के लिए मार्केट बंद भी हो जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़े, आप होल्ड करके रखिए उसको। देवांशी, आपके भी कुछ फेवरेट? वही जो आपने कहा कि वो इंटरेस्टिंगली ये कहते हैं कि अगर आप 10 साल के लिए होल्ड करने की नहीं सोच रहे हैं तो 10 मिनट भी मत दीजिए उस स्टॉक को, आप निकल जाइए। वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं की एक स्ट्रैटेजी थी मोट स्ट्रैटेजी, और आज हम उस पर बात करेंगे क्योंकि काफी मशहूर और फेमस स्ट्रैटेजी है ये। पहले तो हमको बता देते हैं कि मोट होता क्या है एक्चुअल में। किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? अविनाश, आप कुछ शेयर करेंगे? नहीं, इनफैक्ट मोट एक सिंपल एग्जांपल से बोले तो पुराने टाइम पे जब राजाओं थे तभी अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक कोई वॉल या कोई पानी का ऐसा कोई ओशन रखते थे जाकि एनिमी उसको अटैक ना करे। तो मोटा मोटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बिजनेस का मेन जो सेलिंग पॉइंट होता है उसको मोट कहा जाता है। बिल्कुल, और उसको ही अगर हम निवेश से कनेक्ट करें, जैसा कि थोड़ी देर पहले अविनाश जी बता रहे थे, काफी एक मशहूर रणनीति है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसको हम जोड़ सकते हैं, जिससे कि कोई भी कंपनी हो अगर वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे है तो ये काफी अच्छा है। और कॉम्पिटिटिवनेस ये काफी जरूरी है। जब भी कोई विपरीत स्थिति हो तो उसमें ये कंपनी किस तरह का प्रदर्शन करती है, अच्छा प्रदर्शन करे, ये काफी जरूरी है। उसमें भी मुनाफे को अपने बचाए, ये भी काफी जरूरी है यहाँ पर देखना। तो मोट स्ट्रैटेजी पर हम बात करेंगे वॉरेन बफेट की, और उसमें अलग अलग कैटेगरी है इस स्ट्रैटेजी में। तो पहले जो हम बात करेंगे वो है नेटवर्क के लिए, जो मोट स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्लाई किया, और उसमें उनका कहना है कि नेटवर्क एक कंपनी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और नेटवर्क से उनका मतलब था जो उसके ग्राहक है, कस्टमर है, और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो किसी कंपनी का काफी स्ट्रांग है तो उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है तो फिर उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उनके पास जो कस्टमर बेस होता है वो काफी अच्छा होता है। और इसी स्ट्रैटेजी से जुड़ी अगर भारत में इस कंपनी को हम इस स्ट्रैटेजी से जोड़े और वॉरेन बफेट अगर निवेश करते तो वो कौन सी कंपनी होती? देवांशी, आपसे शुरुआत करें। बिल्कुल डाउटफुल है क्योंकि एयरलाइन कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए ओवरऑल इंडस्ट्री में जिस तरह से थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा है, लेकिन स्पाइस जेट ये कंपनी है जिसके पास मोट है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से जेट बंद होता हुआ दिखा था उसके बाद जितना भी ये एडवांटेज है वो स्पाइस जेट के पास ज्यादातर आता हुआ दिखा था। जो कैपेसिटी है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है स्पाइस जेट की तरफ से, और गाइडेंस भी थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है जैसे कि हम बात कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से हम कह रहे हैं स्पाइस जेट ये एक शेयर बनता हुआ दिख रहा है, और आप देखिए लगातार यहाँ पे बढ़त जरूर देखने को मिल रही है स्टॉक पर। ओके, और आशीष, आपके पास कौन से शेयर है? पेज इंडस्ट्रीज, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात बता रहे थे, पूरा एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। 1800 शहरों का में नेटवर्क है और
50,000 से ज़्यादा की रिटेल आउटलेट्स हैं और आप एंड रिजल्ट देखिए कि इनके पास जो इनरवेयर सेगमेंट है उसमें 55% मार्केट शेयर, यानी भारत में सब्सटैंशियल स्टेक होल्ड करते हैं। इनके पास 2040 तक अमेरिकन के ब्रांड जॉकी के एक्सक्लूसिव लाइसेंस हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज पर ये स्ट्रैटेजी एकदम अप्लाई होती है। बिल्कुल। और इसमें एक और कंपनी का नाम भी शामिल हो सकता है, वो है मारुति। देखिए मारुति का तो अनडाउटेडली मार्केट लीडर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छा है। पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करेंगे तो 53% जो मार्केट शेयर है वो अकेले मारुति के पास है। तो काफी अच्छा सेगमेंट है। नेटवर्किंग के आधार पर अगर हम बात करें तो मारुति और पेज इंडस्ट्रीज इस रणनीति में बिल्कुल सटीक बैठती है। अविनाश, आपकी क्या राय होगी इन दोनों ही कंपनियों पर? मुझे लग रहा है कि अगर हम मारुति की बात करें पूजा, तो डेफिनेटली जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट और जो पैसेंजर कार में इनका कस्टमर नेटवर्क है, वो मेरे ख्याल से कोई और कंपनी को बिल्ड करने में काफ़ी दिक्कत रहेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा ऑटोमोटिव मार्केट धीमा चल रहा है, इनफैक्ट अगस्त के नंबर आए नहीं है, लेकिन अगर हम आने वाले 2-3 साल की बात करें तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर मारुति का वो है कि इनके पास कोई डेट बैलेंस शीट पे नहीं है। तो ये कोई भी मंदी आराम से अपने बैलेंस शीट स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ये बेयर कर सकते हैं, जो कोई दूसरी कंपनी कर नहीं सकती। और दूसरी बात, नेटवर्किंग की बात आपने पेज इंडस्ट्रीज की कही, तो पेज इंडस्ट्रीज में भी हमको लग रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कंजम्पशन थोड़ा सा हिट हो चुका है, यहाँ पे अगर हम इनके आरओई और या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर देखें तो 60% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अर्न करते हैं। प्लस जिस प्रकार का नेटवर्क, जिस प्रकार का प्रीमियम इनको इनके प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है, तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि 2-3 साल का नजरिया अगर किसी का है तो डेफिनेटली इस लेवल से भी पैसा बन सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। तो पेज इंडस्ट्रीज और मारुति में आप 6500 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं और पेज इंडस्ट्रीज में भी बने रहने की राय होगी। लेकिन ये जो आपको जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं ये लंबी अवधि के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि वॉरेन बफे का भी यही कहना है कि जो भी आप स्टॉक होल्ड करें वो लंबे समय के लिए करें। तो मारुति और पेज इंडस्ट्रीज अगर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंपनियां ये। चलिए अब इनकी अगली रणनीति पर आते हैं, और मोड स्ट्रैटेजी जो ये दूसरी जगह लगाते हैं वो है स्विचिंग लागत। अब इसका मतलब ये है कि ग्राहक को जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती हैं जो कंपनियां, मतलब कस्टमर्स काफी लॉयल होते हैं और कस्टमर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है अगर वो किसी और कंपनी में स्विच करें, और कंपनी के प्रोडक्ट से स्विच करना उनको ये काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है, काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो इन शॉर्ट क्वालिटी को वो काफी पसंद किया जाता है। तो ऐसे में अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ कोई कंपनी जोड़ी जाए तो वो कौन सी कंपनी होगी? आशीष, पहले आपके पास चलते हैं। पिडिलाइट परफेक्ट अप्लाई होता है इसके ऊपर। आप देखिए कि फेविकॉल और एमसील जैसे ब्रांड है इनके पास, और एडेसिव में पूरी रेंज है। एडेसिव पूरे सोल्यूशंस देते हैं। 71 देशों में कंपनी का कारोबार है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा मिलता है, क्योंकि एडेसिव सेगमेंट इतना डाइवर्सिफाइड है, इसलिए इनकी लागत कम होती है, अच्छे दाम पर बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं। पिडिलाइट पर ही अप्लाई होता है। और देवांशी, आपके पास कौन सी कंपनी है? एशियन पेंट्स ये कंपनियां, आप देखिए यहाँ पे जितनी पुरानी कंपनी है तो ये एडवांटेज जरूर कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है, और लॉयल्टी तो जरूर है, क्योंकि आप कोई भी अगर पेंट्स की पुरानी, अब कभी भी आप याद करें कि अगर घर पेंट करवाना है या कुछ, तो फिर एशियन पेंट्स ये नाम उभर के बाहर आता है। और साथ ही आप देखिए जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह है ये भी काफी मजबूत आता हुआ दिख रहा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है कंपनी की, तो एक लॉयल्टी भी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और एशियन पेंट्स लगातार हमने देखा है कि ग्रोथ जरूर दिखा रहा है, और डिविडेंड यील्ड जिस तरह से आती हुई दिखी है वो भी काफी शानदार ही है। तो पिडिलाइट, देखिए फेविकॉल जैसा एक मशहूर ब्रांड है, और सही बात है जब भी हम इस तरह के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फेविकॉल का नाम ही आता है। और एशियन पेंट्स ये तो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस के पहले की पुरानी कंपनी, 1942 के समय ये आई थी ये कंपनी, तब से कारोबार चल रहा है इनका। 77 साल पुरानी कंपनी है और आज तो काफी सारे देशों में डेकोरेटिव पेंट्स की तो अगर आप बात करो तो एशियन पेंट्स कस्टमाइज सर्विस भी देती है, अलग अलग तरीके की सर्विस दे रही है आजकल अपने ग्राहकों को एशियन पेंट्स। अविनाश, ये दोनों कंपनी आपको कैसी लग रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये क्लियरली जो मोट इफेक्ट है स्विचिंग कॉस्ट का, ये क्लियरली सिग्निफाई करती है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कोई भी ऐसी कंपनी इंडिया में आने वाले 5-10 साल में वापस वही पोजीशन मेंटेन करेगी। पिडिलाइट की अगर हम बात करें तो पिडिलाइट का जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी नीश है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट Q1 में तो इन्होंने डिस्पाइट काफ़ी चैलेंजिंग हेडविंड्स के बावजूद अच्छे नंबर्स दिखाए, और मुझे लग रहा है कि हालांकि इसका मल्टीपल 55 है, मार्केट शायद इनके आने वाले 3-4
3-4 साल के आने वाले अर्निंग्स को देख के ये मल्टीपल इनको दे रही है। टिपिकली मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर और बाजार सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 साल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ये दोनों स्टॉक्स पे मिलेगा। ओनली थिंग इज, जैसे वॉरेन बुफे का प्रिंसिपल है, यहाँ पे 3 से 4 साल का नजरिया रखिए। इन द शॉर्ट टर्म शायद एक्सपेंसिव लगे, लेकिन 3-4 साल के बाद जो भी इन्वेस्टर इसको पकड़ के रखेगा, जरूर इसमें अच्छा वेल्थ क्रिएशन बनने की पोटेंशियल है। बिल्कुल। और वॉरेन बफे का एक और मशहूर कोट है, प्राइस वो है जिसे आप अदा करते हैं और वैल्यू वो है जिसे आप पाते हैं। और ये स्ट्रैटेजी, ये जो कोट है वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस वक्त। तो पिडिलाइट और एशियन पेंट्स, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं। इनके पास भी एक काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बाकी बचे हुए 4 स्टॉक्स पर और स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा करते हैं। अब इसमें एक स्ट्रैटेजी है, वो है मोर स्ट्रैटेजी इंटेंजिबल एसेट और ब्रांड के लिए। यहाँ पर वॉरेन बफे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको उन कंपनियों पर भी नजर रखनी चाहिए जिनका के पास पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट, इस मामले में जो कंपनी काफी स्ट्रांग है, आपको वहां पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपनियां भी अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्ले कर जाती हैं इस सिनेरियो में। तो इस सिनेरियो में मिला जुला अगर स्टॉक की बात करें तो आशीष, आपके पास कौन सा स्टॉक है? HDFC लाइफ, इसके ऊपर रूल्स काफी अप्लाई होते हैं। आप देखिए कि HDFC जैसा मजबूत पैरेंटेज तो मिल ही जाता है, इन्हें HDFC के मजबूत नेटवर्क का भी फायदा मिलता है, क्योंकि वहीं के थ्रू ये बैंक इंश्योरेंस करते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अब तक लिस्टिंग 2017 में हुई थी नवंबर में, 92% का रिटर्न दिया है एंड इंडस्ट्री के एवरेज ग्रोथ को भी बीट करती जा रही है, 22% की ग्रोथ से बढ़ती जा रही है। तो HDFC लाइफ स्टॉक है। बिल्कुल, HDFC लाइफ, इसके पास मजबूत ब्रांड है, पैरेंटेज भी काफी अच्छा है, बिजनेस मेथोडोलॉजी भी इनकी अलग ही तरीके की है, जिसकी वजह से आप नजर रख सकते हैं। देवांशी, आपके पास दूसरा शेयर कौन सा है? बिल्कुल, इसी आप देखिए जो पेरेंटेज है HDFC, इसी की कंपनी HDFC AMC, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये भी जिस तरह से AUM लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो साइज तो हम सभी जानते हैं। और इसके अलावा आप देखिए देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है, और जिस तरह से एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लगातार कम करने की कोशिश कंपनी की तरफ से होती हुई दिख रही है, मार्जिन्स पर थोड़ा सा फोकस होता हुआ दिख रहा है, और सभी की तरफ से जो नए नियम आते हुए दिखे थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि AMC को थोड़ा सा जो बेनिफिट है वो जरूर मिलता हुआ दिखा है। एंड ओवरऑल AUM वाइज लगातार जिस तरह से ग्रोथ आती हुई दिखी है परसेंटेज टर्म्स में, तो HDFC AMC है जो ये फिट होती है इस स्टॉक। अविनाश जी, HDFC लाइफ और HDFC AMC, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि HDFC जैसा मजबूत पैरेंटेज है इनके पास, तो ब्रांड वैल्यू तो है ही। आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट HDFC AMC की बात करें तो सरप्राइजिंगली मार्केट्स की इतनी गिरावट में भी ये स्टॉक गिरा नहीं है। इनफैक्ट मुझे पता है 1700-1800 में काफ़ी लोग उसको महंगा बोलते थे, लेकिन अभी 2400 पहुंचा है और इस लेवल पे भी बाइंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अपॉर्चुनिटी साइज है इंडियन मार्केट का, हमको लग रहा है कि वॉलेटिलिटी होने के बावजूद आने वाले 5-10 साल में म्यूचुअल फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा, जोग्राफिकल रीच इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबसे बेटर है। तो मुझे लग रहा है कि ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो आने वाले 3 से 5 साल में बहुत पैसा और बनाएगा। HDFC लाइफ की बात करें तो अभी भी पेनिट्रेशन लेवल्स इंश्योरेंस में बहुत ही कम है। इनका जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो करीबन 30% है, जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी काफ़ी लेग रूम है और आने वाले 3-5 साल में बहुत पैसा बन सकता है। ओनली जो कंडीशन इन्वेस्टर्स को रखनी है, उनको 3 से 5 साल का टाइमलाइन देना जरूरी है। बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक्स में आप करीब करीब 3 से 5 साल के और लंबे समय के लिए आप दोनों स्टॉक को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और टाइम तो इस पर देखिए, जो माहौल इस पर चल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का ही टाइम है। आप HDFC लाइफ खरीद सकते हैं ऐसे माहौल में 590 के टारगेट के लिए, लेकिन ये जो भी स्टॉक आपको सुझाए जा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। चलिए अब अगली स्ट्रैटेजी पर बात कर लेते हैं, और यहाँ पर वॉरेन बफे ने उन कंपनियों पर फोकस करने की बात की है जो बड़े पैमाने पर काम करती हैं और बड़ी लागत वाली कंपनियां, मतलब ये इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं जहां पर की लागत काफी ज्यादा है और एंट्री बैरियर भी है, मतलब प्लेयर्स का ज्यादा नहीं है और कुछ एक आध कंपनियां ही हैं जो कहीं ना कहीं इस पोजीशन को, कम कंपटीशन का जो माहौल है उसको यहाँ पर एंजॉय करती है और एंट्री बैरियर काफी होता है, तो इसका इनको फायदा भी काफी मिलता है, ज्यादा मुनाफा भी ये एंजॉय करती है इस स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां। तो अगर इस स्टॉक की बात करें, स्पेस की बात करें, तो आशीष पहला स्टॉक आप कौन सा है आपके पास? कोल इंडिया परफेक्ट अप्लाई होता है। आप देखिए कोई कंपटीशन नहीं है, सिचुएशन है, 80% हिस्सा है इंडियन कोल मार्केट में, और दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है एंड काफी इनको फायदा मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, भारत में कंपनी है एंड ये जो है एक्सपांशन भी कर रहे हैं। 2 साल में करीब 12,000 से 15,000 करोड़ खर्च करने वाले एक्सपांशन के ऊपर, तो कोल इंडिया इसके ऊपर परफेक्ट अप्लाई होता है।
देवांशी, स्पाइस जेट की आप थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्या वो यहाँ अप्लाई होता है? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए अगेन एविएशन सेक्टर, क्योंकि एक कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुकी है तो दो ही कंपनी बची है। और स्पाइस जेट जिस तरह से अपना जो ऑपरेशन है वो बढ़ा रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो ये कंपनी है जहाँ पे एंट्री बैरियर तो बहुत ज्यादा है, कोई आना भी नहीं चाहता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। पर स्पाइस जेट इसका ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो कोल इंडिया एक माइनिंग से जुड़ी कंपनी है, स्पाइस जेट एविएशन स्पेस है, और यहाँ पर एंट्री करना बहुत मुश्किल है। जो कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और एडवांटेज भी काफी ज्यादा है इन दोनों ही कंपनियों के पास। अविनाश, आपका क्या राय होगी स्पाइस जेट और कोल इंडिया पर? नहीं, इनफैक्ट कोल इंडिया तो मोनोपोली है ही, लेकिन पावर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और थर्मल एनर्जी हमको लग रहा है कि आने वाले 8-10 साल के लिए डिमांड कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है, इनफैक्ट डिविडेंड्स भी ये काफ़ी अच्छे देते हैं। ओवरऑल सरकारी कंपनी होने के बावजूद हमको लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और स्पाइस जेट की अगर हम बात करें तो एविएशन सेक्टर इंडिया में अभी अभी इमर्ज हो रहा है। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एयरलाइंस से जाते ही नहीं, और पेनिट्रेशन लेवल्स अभी भी इंडिया में बहुत कम है ग्लोबल मार्केट को वो अगर हम कंपेयर करें। यहाँ पे इनके करीबन 50 एयरक्राफ्ट है और आने वाले 2-3 साल में तो जिस प्रकार का एविएशन मार्केट बढ़ेगा, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली कॉस्ट प्रेशर भी अगर हम देखें तो यहाँ से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट कम से कम 3 से 4 साल का नजरिया रखें, क्योंकि नॉर्मली ये सारे शेयर्स में अगर कोई शॉर्ट टर्म व्यू लेता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी निराशा हाथ में आती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो हम किसी पे भी राय नहीं दे रहे हैं। हमारा तो जो भी सुझाव हम दे रहे हैं आज लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही दे रहे हैं। तो एक बार हमने 4 स्ट्रैटेजीज पे बात की, 4 बेहतरीन स्ट्रैटेजी पर बात की, और उससे जुड़े शेयर अगर वॉरेन बफेट भारत में निवेश करते तो वो किन शेयरों पर निवेश करते, ये हमने आपको बताया। और यहाँ पर देखिए, पहला शेयर मारुति सुजुकी, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करिए 6500 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय, थोड़ा महंगा शेयर है लेकिन आप लंबे समय के लिए बने रहिए, 19,000 के लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक होगा पिडिलाइट, और यहाँ पर अविनाश का मानना है कि 1500 के लेवल्स अगले 12 से 15 महीने में देखने की उम्मीद है। एशियन पेंट्स, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 1675 के लेवल्स के लिए, और ये जो लेवल्स हैं ये भी आपको अगले 12 से 15 महीने में देखने मिल सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का समय है 590 के लेवल्स के लिए, आप एचडीएफसी लाइफ में भी खरीदारी करिए। और एचडीएफसी एएमसी 2550 के लेवल्स के लिए, यहाँ पर भी खरीदारी के मौके हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगला स्टॉक होगा कोल इंडिया, मोनोपोली जो सिचुएशन है वो एंजॉय करता है ये शेयर, 240 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी शेयर होगा स्पाइस जेट, लेकिन यहाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदारी करिए, 150 के लेवल्स देखने की उम्मीद है इन सभी स्टॉक में। तो 8 स्टॉक्स हमने चर्चा की है, लेकिन लंबे समय के लिए ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको बताई गई है। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए अपना, और देवांशी और आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर जारी रहेगा। नमस्कार।